अगर तुम्हें लगता है कि शार्क टैंक में शार्क्स एकदम फ्री में आते हैं बिना किसी फायदे के सिर्फ स्टार्टअप्स की मदद करने, तो इस दुनिया में तुमसे ज्यादा गलत कोई नहीं हो सकता। तो ये बात सच है, खुद अमन गुप्ता ने भी कहा है कि सोनी उनको कोई फीस नहीं देता है, कोई अपीयरेंस मनी नहीं होती है, कोई सैलरी मनी नहीं होती है। और मैं भी कहीं ना कहीं मानता हूँ कि ये चीज डेफिनेटली सच है। लेकिन रियलिटी ये है कि इन शार्क्स को पैसा नहीं मिलता, बल्कि पैसे की जगह कुछ और मिलता है जो पैसे से काफी ज्यादा काम करता है और बेटर रिटर्न्स लाके देता है। और आज के इस वीडियो में तो मैं एक्जैक्टली वही दिखाऊंगा कि वो चीज एक्जैक्टली क्या है और कैसे काम करती है। अगर तुम अभी गूगल पे जाके सर्च करोगे कि शार्क टैंक में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, तो रिजल्ट आएगा स्किपी आइस पॉप्स का, लेट्स ट्राई का, स्निच का। इनकी सेल्स लिटरली 40x तक बढ़ गई है, लगभग 333% के रिटर्न्स है। 330% नहीं, 330x, मतलब 1,333 रुपीज। ये सारी वैल्यूएशन ग्रोथ तो सिर्फ स्टार्टअप्स की हुई है। मैं तुम्हें बताता हूँ असली शार्क्स का क्या फायदा हुआ है। पीयूष बंसल ने जुलाई 2025 में आईपीओ से सिर्फ 3 महीने पहले लेंसकार्ट के शेयर्स खरीदे थे एट अ वैल्यूएशन ऑफ 52 रुपीज पर शेयर। अक्टूबर 2025 में फिर आईपीओ लॉन्च होता है और ये सेम शेयर की प्राइस पहुंच जाती है 402 रुपीज। और इस आईपीओ के थ्रू उन्होंने 824 करोड़ रुपीज कैश आउट करे थे सिर्फ 3 महीने में। और ये चीज पॉसिबल कैसे हुई? कहीं ना कहीं शार्क टैंक इंडिया की वजह से। आज की वीडियो एक्जैक्टली इसी टॉपिक पे होने वाली है कि कैसे शार्क टैंक के शार्क्स तुमसे पैसा कमा लेते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। सो दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर तुम्हें आज का वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि तुम्हारे लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जनरली बहुत मायने रखता है। एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। देखो, तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं कि जितने भी शार्क्स आते हैं शार्क टैंक इंडिया पे, ये मोस्टली कोई भी फीस नहीं लेते, लेकिन फीस की जगह कुछ और लेते हैं जो कैश से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इवेंचुअली कैश में कन्वर्ट भी हो जाता है। और इस चीज का नाम है गुडविल। और आईपीओ के टाइम पे ये सारी गुडविल कन्वर्ट हो जाती है इनटू कैश बाय होम, ऑब्वियसली द रिटेल ट्रेडर्स, यानी कि तुम लोग। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि शार्क टैंक एक्जैक्टली पैसे कैसे कमाता है और फिर हम आएंगे कि शार्क्स एक्जैक्टली कैसे पैसे कमाते हैं। तो अगर मैं तुम्हें सोनी का बिजनेस मॉडल बताऊं तो इट इज फेयरली सिंपल। वो सिंपल एड राइट्स बेचते हैं और मार्केटिंग करने के पैसे लेते हैं। और अगर मैं तुम्हें थोड़े नंबर्स बताऊं तो एक्सचेंज फोर मीडिया ने सीजन 4 का रेट कार्ड पब्लिश किया था, जिसमें को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्लॉट की प्राइस थी लगभग 30 करोड़ पर सीजन। को पावर्ड स्लॉट का प्राइस था लगभग 18 करोड़ और पार्टनर स्लॉट्स का प्राइस था लगभग 12 करोड़। हर सीजन में लगभग 120 से 180 करोड़ का रेवेन्यू हो जाता है और इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो लगभग 25 से 45 करोड़ आती है और इसमें एक ओवरऑल मार्जिन होता है लगभग 60 से 75% का। अब तो ये सोच रहे अगर सोनी इतना पैसा कमा रहा है तो ये शार्क्स बिना फीस के क्यों आता है, ये शार्क्स को पेमेंट क्यों नहीं करते हैं, शार्क्स को एक्जैक्टली क्या मिलता है ये सब करने का? और उसका आंसर है फ्री मार्केटिंग फॉर 50 एपिसोड्स विद द टॉप 1% ऑडियंस ऑफ इंडिया। देखो, सोनी लाइव पे एपिसोड्स डेली ड्रॉप होते हैं, इसी के साथ साथ जो एपिसोड सोनी पे जाते हैं वो इवेंचुअली यूट्यूब पे भी आ जाता है और इन्हीं की क्लिपिंग भी होती है। मतलब एक एपिसोड की 10 क्लिप काट दी जाती है और वो सर्कुलेट की जाती है। इसी के साथ साथ सोनी लाइव पे भी एकदम प्राइम टाइम पे आता है बिटवीन 9 to 10 PM। अब तुम एक सिंपल कैलकुलेशन करो, प्राइम टाइम टीवी एडवर्टाइजिंग का जो रेट है वो लगभग 1 से 2 लाख रुपीज होता है पर 10 सेकंड्स का। एक एपिसोड लगभग 45 से 50 मिनट्स का होता है। अब ड्यूरिंग दिस टाइम जितने भी शार्क्स बैठे रहते हैं, अमन गुप्ता, विनीता, कोई भी हो, ये सब लोग से वहां बैठ के ज्ञान भी बांट रहे होते हैं। जब भी एपिसोड स्टार्ट होता है हर वक्त इंट्रोडक्शन में आता है कि ये शार्क कौन है, कौन सी कंपनी से है, किसका फाउंडर है, किसका को फाउंडर है। हर एपिसोड जिसमें हमें विनीता दिखाई देती है, विनीता कुछ बोलती है, वो शुगर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। हर बार जब पीयूष बंसल कुछ कह रहा होता है तो वो लेंसकार्ट को एडवर्टाइज करता है। इस बार अगर तुमने ढंग से नोटिस किया हो तो ये जो शार्क्स होते हैं ये हर पिच में अपने ब्रांड को कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करते हैं, अपने ब्रांड का नाम लेते हैं, अपने ब्रांड से रिलेशन दिखाते हैं। इसका मेन रीजन होता है मार्केटिंग, इसका मेन रीजन होता है अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाना। और अभी 1 मिनट पहले जो मैंने तुम्हें कैलकुलेशन बताई थी उसके हिसाब से हर एक एपिसोड में ये शार्क्स को लगभग 5 करोड़ की फ्री ब्रांड इंप्रेशन मिलता है। और अगर इसी को तुम 50 एपिसोड से मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग 200 करोड़ वर्थ ऑफ ब्रांड विजिबिलिटी पर शार्क पर सीजन फॉर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सारी चीजें मैं खुद के मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ। अमन गुप्ता ने खुद ने कहा था कि जब भी शार्क टैंक का शो एयर होता है तो 3 महीने के लिए वोट की मार्केटिंग स्पेंड रोक देते हैं या बहुत मिनिमल कर देते हैं। ये चीज डायरेक्टली शो करती है कि शार्क टैंक का फायदा शार्क्स को कितना ज्यादा होता है। अगर इस चीज को भी नंबर्स में कन्वर्ट करूँ तो देखो, बोर्ड नॉर्मली लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए स्पेंड करता है मार्केटिंग में हर मंथ। और अगर ये लोग 3 महीने तक एड्स रोक देते हैं तो इसकी कॉस्ट लगभग 45 करोड़ रुपीस और ये पूरा अमाउंट सेव हो जाता है शार्क टैंक की वजह से। और ये सारी मैं जो बातें कर रहा हूँ तो सिर्फ टीवी की बात है। यूट्यूब पे शार्क टैंक का ऑफिशियल चैनल है जिसपे हर दिन इतनी सारी क्लिप्स कट के डलती है, पूरे एपिसोड्स डलते हैं। अमन गुप्ता ने कौन सी डील ली, कौन सी नहीं ली, कौन सी रिजेक्ट कर दी, ये सारे जो भी वीडियो होता है अगर आप जाके देखोगे तो इनमें लिटरली लैक्स ऑफ व्यूज आते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ बोट की बात नहीं कर रहा हूँ, लिटरली हर फाउंडर, हर शार्क अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। भले वो शुगर हो, लेंसकार्ट हो, एमक्योर हो, शादी.com हो, सबके फाउंडर्स अपने
ब्रांड के साथ स्क्रीन पे बैठे रहते हैं हर एपिसोड में और हर एक सीजन। शार्क सैलरी नहीं लेते, वो सोनी को फ्री में कंटेंट देते हैं और बदले में सोनी उनको 200 करोड़ रुपए की मार्केटिंग देता है। हमें अगेन तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा और इनसाइट देने वाला हूं जो शायद तुमने इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं होगा। डिटेल में बताता हूं क्यों ये स्पेसिफिक शार्क टैंक पे आना पसंद करते हैं। अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे तो शार्क टैंक पे जितने भी शार्क्स आते हैं ये मोस्टली D2C या B2C वाले ब्रांड्स होते हैं। अब तुम में से कुछ लोगों को B2B और B2C का डिफरेंस नहीं पता होगा तो मैं तुम्हें क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो B2B बिजनेस वो होता है जहाँ पे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेच रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो बहुत ही ज्यादा कम लाइकलीहुड है कि एक नॉर्मल रिटेल वाला बंदा मेरे से डायरेक्टली मेटल खरीदेगा। एज अ स्टील मैन्युफैक्चरर मेरा मेन क्लाइंट कौन होगा? एक ऐसी कंपनी जो शायद पाइप्स बनाती हो, शायद बिल्डिंग्स में हो, शायद रियल एस्टेट्स में हो। सो मेरा जो कस्टमर है वो नॉर्मल लोग नहीं है, वो दूसरा बिजनेस है और इसी को हम B2B कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं तुम्हें क्रीम बेचता हूँ तो एक क्रीम कौन खरीदेगा? ऑब्वियसली एक नॉर्मल पर्सन। लेकिन दूसरी तरफ जो B2C कंपनीज होती है ये लोग डायरेक्टली कस्टमर को ही अपना सामान बेचते हैं। ये लोग बिजनेसेस के साथ डील नहीं करते हैं और करते भी है तो उनका वो जो रेवेन्यू सेगमेंट होते हैं वो रिलेटिवली छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कल को शैम्पू बनाता हूं तो कल को जो मेरे कस्टमर्स होंगे वो नॉर्मल लोग होंगे, लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, जॉब वाले लोग होंगे, कलीग्स होंगे। और ऐसी कंपनीज जो B2C में डील करती है इन्हीं को मार्केटिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब जो तुम्हें B2B और B2C का डिफरेंस पता है तुम नोटिस करोगे हर शार्क जो बैठा हुआ है शार्क टैंक पे वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक B2C बिजनेस में है। मतलब जो भी ऑडियंस उसको देख रही है वही उसके लिए एक रेलेवेंट ऑडियंस। जैसे अमन गुप्ता का बोट, ईयरफोन, स्मार्ट वॉचेस सीधा तुम खरीदने वाले हो। विनीता सिंह की कंपनी शुगर कॉस्मेटिक्स, इसके जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, लिपस्टिक, फाउंडेशन, काजल वगैरह, ये सारी चीजें भी तुम डायरेक्टली खरीदोगे। पीयूष बंसल का लेंस कार्ड, जो चश्मे हैं वो भी तुम सीधा खरीदोगे। इसी के साथ तुम दूसरी कंपनीज भी देख लो, भले ही वो फिक्स डर्मा हो, मामा अर्थ हो, ओयो हो, इन शॉर्ट्स हो, ये सारी D2C कंपनीज। और इन्हीं लोगों को मार्केटिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए इनके शार्क्स यहाँ पे आते हैं खुद की मार्केटिंग कराने। और अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार हम लोग समझ गए कि मार्केटिंग कराने आते हैं जिससे इनकी कंपनी की सेल्स बढ़े, जिससे इनकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, यही पूरा गेम है, तो ये पूरा गेम नहीं है। जो सबसे बड़ा गेम है जहां से सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है वो तो अभी आना बाकी है। लेकिन उसमें आने से पहले हमें एक चीज काफी ज्यादा क्लियर हो चुकी है कि शार्क टैंक एग्जैक्टली शार्क्स को क्या देता है। लगभग 7 से 8 करोड़ व्यूज प्राइम टाइम पे हफ्ते में 5 दिन फॉर 50 एपिसोड्स। और ये 7 से 8 करोड़ व्यूज की पता है ब्यूटी क्या है? ये लोग इंडिया की टॉप 10% ऑडियंस का पार्ट है, सबसे ज्यादा रिच है, सबसे ज्यादा वेल्दी है, सबसे अच्छी परचेसिंग पावर है और टियर 1 टियर 2 सिटीज से आते हैं। और ये सब हो जाता है शार्क टैंक में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और उससे भी बड़ी बात पता है क्या है? जब भी एड चलता है तो लोगों को पता रहता है कि हमें कुछ बेचा जा रहा है। लेकिन शार्क टैंक में तुम दूसरे लोगों के लिए एक बिजनेस गुरु बन जाते हो, एक जज बन जाते हो, एक एक्सपर्ट बन जाते हो। जो भी कन्वेंशनल एड्स होते हैं उनमें हमेशा ब्रांड दिखता है, लेकिन शार्क टैंक में फाउंडर्स दिखते हैं और लोग ब्रांड से नहीं बल्कि लोगों पे जरा ट्रस्ट करते हैं। ये वो चीज है जो एड कैंपेन्स कभी भी सक्सेसफुली नहीं कर पाते। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब तुम किसी को 5 साल लगातार दूसरे की बिजनेस पे राय देते हुए देखते हो, ओपिनियंस देते हुए देखते हो, तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये आ जाता है कि यार ये बंदा तो काफी स्मार्ट है, इसको बिजनेस करना आता है, ये एक्सपर्ट है। और फिर जब उस कंपनी का IPO आता है तुम्हारे दिमाग में ये होता है यार इसका फाउंडर तो ये बंदा है, इसको मैं 5 साल से शार्क टैंक पे देख रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसको हर बिजनेस के बारे में नॉलेज है, तो ऑब्वियसली इसी कंपनी भी अच्छा ही कर रही होगी, मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। तुम उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाते हो और IPO में पैसा डाल देते हो। और यही फाइनल मूव होता है जिससे सारे शार्क्स पैसा कमाना चाहते हैं या ऑलरेडी कमा रहे हैं। अब मैं तुम्हें एक्जैक्टली वो गेम समझाता हूँ जो फंडिंग की दुनिया में, स्टार्टअप की दुनिया में चल रहा है। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक फाउंडर होता है, उसके पास दिमाग में एक अच्छा आइडिया होता है और उसको पैसे चाहिए होते हैं। वो इन्वेस्टर ए के पास जाता है और उसको बोलता है यार मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे को 50 करोड़ रुपए डाल। इन्वेस्टर ये बोलता है तेरा आइडिया अच्छा है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, लेकिन तब भी तेरा आइडिया स्ट्रॉन्ग है, तो वो 5 करोड़ रुपए दे दूंगा और 10% इक्विटी ले लूंगा। तो बेसिकली वैल्यूएशन बन गई लगभग 50 करोड़ रुपए की। अब कुछ साल बाद रेवेन्यू आ जाता है, फिर इन्वेस्टर भी आता है, वो कंपनी की वैल्यूएशन लगाता है 500 करोड़ रुपए, इन्वेस्टर भी 50 करोड़ रुपए देता है और इन्वेस्टर खुश हो जाता है। अब कुछ साल बाद रेवेन्यू आना चालू हो जाता है क्योंकि मार्केटिंग में पैसा चल रहा होता है। ऐसे ही करके हो जाता है इन्वेस्टर सी के पास, इन्वेस्टर डी के बाद, और जितने भी ये इनिशियल वाले इन्वेस्टर्स होते हैं ना ये खुश होते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर ए है उसने तो 50 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे पैसे दिए थे, अब उसका पैसा सीधा 500 करोड़ रुपए हो चुका है। इस पूरे गेम में जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नहीं आती। और कई बार ये मॉडल काम करता भी है लेकिन कई बार नहीं करता है, और फिर VCs को इवेंचुअली रियलाइज होता है यार कंपनी की रेवेन्यू आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा। अब उनको प्रॉफिट चाहिए होता है और ऐसे करते करते वैल्यूएशन का एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब कोई भी इन्वेस्टर पैसे डालने को रेडी नहीं होता। फिर इस टाइम पे फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि यार अब किसको बेचे, और जब कोई नहीं मिलता है तो डिसाइड करते हैं कि वो रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचेंगे, यानी कि IPO लाएंगे। इसलिए फिर IPO लाया जाता है क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एक एग्जिट दिया जाए। अगेन ये सारी चीजें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। जो बोर्ड का भी IPO डिक्लेयर हो रहा था उसमें 1500 करोड़ रुपए उठाने की प्लानिंग थी, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए सिर्फ ऑफर फॉर सेल थे, मतलब एग्जिस्टिंग VCs को और इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए थे। जो फ्रेश कैपिटल रेज हो रहा था कंपनी ग्रोथ के लिए वो सिर्फ 500 करोड़ रुपए
रुपए था, मतलब हर 3 में से 2 रुपए पुराने इन्वेस्टर्स की पॉकेट में जा रहे। अब तुम एक बार खुद सोचो, अगर तुम एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो तुमने एग्जैक्टली क्या खरीदा? तुमने अर्ली इन्वेस्टर्स को उनका एग्जिट दिया, उनकी जगह तुम आ गए, वो लोग बिजनेस से बाहर निकल गए और तुम लोग अंदर आ गए। तो मजे की बात ये है कि ये सारी चीजें पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है, DRHP में लिखी हुई है। लेकिन चीज ये है, रिटेल इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि यार अमन गुप्ता की कंपनी है, शार्क टैंक के जज की कंपनी है, तो अच्छा ही होगी। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पहले नहीं होती थी, क्योंकि पहले रिस्ट्रिक्शंस थे। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा डेटा बताऊं, सेबी का पहले ये रूल था कि IPO लाने से पहले कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। 3 साल का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिनिमम 15 करोड़ रुपए होना चाहिए। लॉस मेकिंग कंपनी डायरेक्टली IPO ला ही नहीं सकती। लेकिन फिर 2012 में ये रूल थोड़ा सा बदल गया और नया रूल आया जो बोलता है कि लॉस मेकिंग कंपनीज भी IPO ला सकती है, लेकिन एक कंडीशन पे कि 75% शेयर्स QIBs को जाने चाहिए। QIB मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब QIBs में एग्जैक्टली कौन कौन आता है? म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स वगैरह, जिनके पास अल्टीमेटली किसका पैसा होता है? तुम्हारा पैसा। इसी के साथ ये रूल रिवाइज हुआ कि अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स को सिर्फ 10% पार्टिसिपेशन मिल सकता है, जहां नॉर्मल IPO को 35% रिटेल पार्टिसिपेशन मिल सकता है। ये रूल का मेन इंटेंशन ये था कि रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, रिस्की लॉस मेकिंग कंपनीज से दूर रखा जाए। एज आई मेंशन, यहीं पे एक ट्विस्ट है, QIBs यानी कि म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड में कौन SIP करता है? तुम लोग। तो बेसिकली तुम्हारा ही पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, बस तुम डायरेक्टली नहीं कर रहे हो और वो पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहा है। अब इसी की वजह से कंपनीज ने क्या सीखा? 1 साल का प्रॉफिट दिखाओ, बस इतना कि नॉर्मल रूट से ला सको, इन्वेस्टर्स को फुल एक्सेस दे दो, और फिर रिटेल ट्रेडर्स को एक रिकवरी स्टोरी बेचो, कैसे कंपनी इतने सालों से लॉस में थी, अब फाइनली प्रॉफिट कर रही है और एक ग्रोथ के ट्रेंड पे। अगर तुम बोर्ड का डेटा देखोगे तो FY23 में 129 करोड़ का लॉस हुआ, फिर FY24 में 53 करोड़ का लॉस हुआ, FY25 में 61 करोड़ का प्रॉफिट हुआ जस्ट IPO आने से पहले। 3 साल से लॉस में थी, अब अचानक से IPO आने के टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। लेकिन एक और फन फैक्ट ये है कि ये तीनों साल में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो नहीं बढ़ा है, बस कॉस्ट कटिंग करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा रहा है। जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं है, इनको मैं बता देता हूँ। देखो, जब भी कोई कंपनी ग्रो कर रही होती है ना, तो पैसे तभी कमा पाएगी जब उसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा हो। अगर वो सिर्फ कॉस्ट कट करके, मतलब खर्चे कम करके पैसा कमा रही है, तो सोच लो कितना कम कर लेगी, कितना ही सैलरी काट लेगी, कितना ही एक्सपेंस कम कर लेगी। एक अच्छी कंपनी के लिए, एक ग्रो करती हुई कंपनी के लिए रेवेन्यू ग्रो करना और उसी के साथ में प्रॉफिट ग्रो करना, दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे सिमिलर केस हुआ है मामाअर्थ के IPO के साथ। नवंबर 2023 में IPO की प्राइस थी 324 रुपीज और अप्रैल 2025 में ऑलरेडी ऑल टाइम लो पे आ चुका है एट 190 रुपीज। IPO प्राइस से भी लगभग 16% डाउन। तो आज के टाइम पे जो मोटा मोटा गेम हमें दिख रहा है वो ये है कि 1 साल का प्रॉफिट दिखाओ, रिकवरी स्टोरी बेचो, रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करो और फिर फाउंडर्स को और एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट दे दो। एक ऐसी प्लेबुक है जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आज फॉलो कर रही है। गजल आलक सीजन 1 शार्क टैंक में फेमस हुई, लेकिन सीजन 2 में एब्सेंट, और उसी टाइम पे मामाअर्थ का IPO आया नवंबर 2023। पीयूष बंसल सीजन 1, 2, 3 में थे, लेकिन जैसे ही वो फेमस थे उनका IPO आया सीजन 5 में गायब हो गया। नमिता की कंपनी एमक्योर का भी IPO आ गया जुलाई 2024 में। अमन गुप्ता ने ऑलरेडी DRHP फाइल कर चुका है, उनका IPO अभी पेंडिंग है। इंदर सिंह भी बोल चुके हैं कि शुगर कॉस्मेटिक्स का IPO आने वाला है बाय 2026। मतलब मैं मोटा मोटा ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी शार्क टैंक में आते हैं या तो उनका IPO ऑलरेडी आ चुका है, और जिनका IPO आ चुका है वो शार्क टैंक से जा चुके हैं, और जिन शार्क्स का IPO अभी तक नहीं आया है उनका आने वाला है। तो सब लोग कहीं ना कहीं यही सेम कन्वेंशनल पाथ फॉलो कर रहे हैं जिसकी मैंने अभी बात करी। तो बेसिकली मैं क्या ये कहना चाह रहा हूँ कि शार्क टैंक बुरा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि शो जनरली कई बार इंटरेस्टिंग लगता है। लैक्स ऑफ इंडियंस ने पहली बार इक्विटी, वैल्यूएशन, एबिटा वगैरह सारी चीजें शार्क टैंक में सुनी, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन बढ़ी, वो ज्यादा फाइनेंशियली लिटरेट बने। इनफैक्ट एमक्योर ने इन्वेस्टर्स को 37% का रिटर्न दिया, जोमैटो ने 291% का रिटर्न दिया। और ये जो बाकी के फाउंडर्स जैसे अमन गुप्ता, विंदर सिंह, पीयूष बंसल, ये लोग भी जनरली काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं भी 21 साल का हूँ, CFA कर रहा हूँ, और एक चीज जो मैं बहुत क्लियरली देख सकता हूँ वो ये है कि ये लोग बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं, तो ज्यादा लोग शायद समझ भी नहीं पाएंगे। और वो गेम खेलना कहीं ना कहीं गलत नहीं है, बस ज्यादा स्मार्ट है और कंप्लीटली लीगल भी है। आज इस पूरे वीडियो का पर्पस ये था, बस जब भी तुम पैसा लगाओ IPO में, कुछ चीजें देख लेना, जैसे ऑफर फॉर सेल कितना है, मतलब अगर 100 रुपए रेज हो रहे हैं तो कितने पैसे से पुराने इन्वेस्टर्स को दिए जा रहे, कंपनी क्या सच में प्रॉफिटेबल है या बस एक ऐसी पिक्चर दिखाई जा रही है, या कंपनी जेन्युइनली डिफरेंट है, क्या कंपनी जेन्युइनली ग्रो कर रही है, या बस ऐसा दिखाया जा रहा है कि कंपनी ग्रो कर रही है। ये सारे क्वेश्चंस खुद से पूछना। इसी के साथ अगर तुम्हें एकदम डिटेल में देखना है कि विनीता सिंह का बिजनेस शुगर कॉस्मेटिक कैसे परफॉर्म कर रहा है, अमन गुप्ता का बिजनेस बोट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो ये दोनों वीडियोस में मेरी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तुम अभी जाके इनको डिटेल में देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, हाइप करो। तुम्हारे लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जनरली बहुत मायने रखेगा। दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।